मैं अनिल कुमार आज हिंदी मंजरी कक्षा 8 की पढ़ाऊँगा। पाठ 16 देखेंगे। पाठ का नाम सोना। देखेंगे ये बहुत अच्छा पाठ है। देखेंगे एक सोना है, सोना नाम है एक जानवर का। इसके बारे में महादेवी वर्मा ने बताया है। देखिए कैसे इनको किया है, कहने का मतलब कार्य किया है सोना के साथ। ठीक है, अपने जीवन के बारे में बता रही है, सोना के साथ कैसे बर्ताव किया करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सोना की आज अचानक स्मृति हो आने का कारण है मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ वासु की पुत्री सुमित्रा ने लिखा है, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरन मिला। कहने एक मेरे को पड़ोसी से मेरे को क्या मिला? हिरन। हिरन का नाम क्या है? सोना है। ठीक है, बीते कुछ महीने से हम उससे बहुत स्नेह करने लगे। बीते कुछ महीनों में हम उससे क्या करने लगे? बहुत स्नेह, बहुत आंखों का तारा हो गया, कहने का मतलब। परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल में संबंध करने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तार स्थान चाहिए। कहने का मतलब अनुभव। देखिए, अनुभव करती हूँ कि जंगल में संबंध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण हमें घूमने के लिए अधिक विस्तार स्थान चाहिए। कहने का मतलब पार्क जैसे चाहिए। ठीक है, घूमने के लिए जंगल जैसा पार्क चाहिए। बड़े हो गए क्या? कृपया कृपया करके आप उसे स्वीकार करेंगी? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी, क्योंकि आप जानती हैं मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। मैं ऐसे व्यक्ति को उसको नहीं देना चाहती जो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल होगी। ठीक है, आपके यहाँ बहुत अच्छे से देखभाल। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी। कई वर्ष हो गए कि मैं अब हिरन वगैरह कुछ नहीं पालूंगा जानवरों का, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्यार जीव की रक्षा संभव नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। सोना इसी प्रकार अचानक आई थी। कैसे आई थी? इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शेष व अवस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग की रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। कहने छोटा का मुंह था और कोमल शरीर था। ठीक है, और पानीदार आंखें थी अच्छी। ठीक है, और देखेंगे देखती तो लगता था कि अभी झलक पड़ेगी। देखती थी तो अभी एक झलक पड़ी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगे। ठीक है, लंबे कान होते हैं हिरन के। ठीक है, टांगे बड़ी बड़ी होती हैं, लंबी। ठीक है, लंबी जैसे पतली, जिन्हें देखते ही उनमें प्रतुपत गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में क्रोध कौंध जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से, शिशु माने छोटा रूप से इतने प्रवाहित हुए कि किसी चंपक वर्ण रूपासी की उपयुक्त सोना, सुवर्ण, स्वरलेख आदि नाम उसका परिचय बन गए। परंतु उस बेचारे हिरण शवक की कथा तो मिट्टी की जैसी व्यथा कथा है, जैसे मनुष्य की निष्ठुरता गाड़ती है। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने आरचाए परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। प्रशांत वन स्थली में जब मैं असल भाव से रोमंथन करता हुआ
बैठा मृग समूह शिकारियों के आहट से चंककार भागा। तब सोना की माँ संगह प्रसूता होने के कारण भागने से असमर्थ रही। सगह जात मृग माने हिरन होता है, शिशु माने छोटा, तो भाग नहीं सकता था, छोटा था ज़्यादा भाग नहीं सकता। अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में आगे देखें में प्राण दिए। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरन के साथ उसके रक्त माने खून से सने और ठंडे स्थानों से चिपके हुए शवक को जीवित उठा लाए। ठीक है, उनमें से किसी के परिवार के सदैव गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी दूध पिला 2-4 दिन जीवित रखा। ठीक है, सुमित्रा वासु के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह उस अनाथ शवक को मुर्मूष अवस्था में मेरे पास ले आई। शवक अवांछित तो था ही, उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु उसे मैंने स्वीकार कर लिया। सिग्ध सुनहाले रंग के कारण सब उसे सोना कहते थे। क्या कहते थे? सोना कहते थे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। और आगे देखेंगे, देखिए महादेवी और हम बचपन की कहानी अपने बारे में बता रहे हैं। ठीक है, उसका मुख माने मुँह इतना छोटा था कि उसमें शिशु का छोटा बच्चा शीशी का, ठीक है, शीशी का मतलब शीशी का निप्पल छोटा सा होता। ठीक है, निप्पल समाता ही नहीं था। ठीक है, इतना छोटा मुंह था उसका कि उसका निप्पल समाता ही नहीं था। छोटा मुंह का उस पर उसे पीने भी नहीं आता था, दूध पीना भी नहीं आता था, उसके निप्पल में दूध पीना भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना गया। आंगन में कूदते फादते हुए भी भक्तिन को साफ करते देखकर वह दौड़ आती और अपनी तरल माने पानी, ठीक है, तरल का मतलब पानी, आँखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह कोई सजीव। उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सट कर सीख लिया था। वह वहाँ गंदा न करने की आदत के अध्यास से पढ़ सकी। अंधेरा होते ही वह मेरे पास आ बैठी और फिर सवेरा होने पर ही वह बाहर निकलती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास की विद्यार्थिनियों के निकट पहले वह कौतुक का कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उसका किसी काम में मन ही नहीं लगता था। ठीक है, उनका महादेवी वर्मा जी, उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे। उसके छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि उसके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उसके कौन है भाई? हाँ,
आगे देखेंगे कहाँ तक हो गया था। जिसके बिना उसका किसी काम में मन ही नहीं लगता था। उससे छोटे बच्चे प्रिय थे। उसके छोटे बच्चे बहुत क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश था। वे पंख बंद खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। वह सर्कस जैसा खेल का कभी घंटों करता क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी आती रहती। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाए। बाहर खड़े होने पर जब पढ़ाती थी तो कहने का मतलब पीछे से आगे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भय होता था कि मेरे सिर पर चोट न लग जाए। देखने वाले पर उनको भय रहता था मैडम जी को चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से झाँकती थी कि चोट लगने का कोई संभावना ही नहीं रहती थी। आगे देखेंगे भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती। ठीक है, और देखेंगे और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। चोटी से खड़ी रहती, दुलार करती। कहने का मतलब डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आँखों से ऐसे अनिवांछनीय जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। अनेक विद्यार्थियों की भरकम गुरुजी ने सोना को क्या लेना देना था। वह तो उस दस्त को पहचानती थी जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था और उन हाथों को जानती थी जिन्होंने यंत्रपूर्वक दूध की बोतल उसके मुख से लगाई थी। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रवाहित होना उसके लिए संभव नहीं था। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाती स्नेह से, और क्रोध करते ही सभीत और दन्नी बनकर दुबक जाती। ठीक है, पर हिरन यह अंतर नहीं जानता। आगे देखेंगे अतः उसका पालने वाले से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आँखों में और अधिक विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा। मानव पूछता तो क्या यह उचित है? वह केवल स्नेह पहचानता है जिसकी स्वामिकृत बताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। मेरी बिल्ली गोधूली, कुत्ते हेमंत, वसंत, कुतिया, फ्लोरा सबसे पहले इस नए अतिथि को लेकर दुरुस्त हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे शक स्थापित कर लिया। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते और बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते।
कोई उसकी कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चेकड़ी भरकर भागती और वे गिरते गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। आगे देखेंगे। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हरिण शवक से हरिणी में परिवर्तित होने लगी। उसके शरीर के पीताभ रोए ताम्रवर्णी झलक देने लगे। टांगे अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। ग्रीवा अधिक बमकीन और लचीली हो गई। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और शीघ्रता दिखाई देने लगी, परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आंखों का दृष्टि में मिलती थी। आंखों के चारों ओर खींची कज्जल कोर में नीले गोलक और दृष्टि से देखना आंखें ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरत हो। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यक्ति हो गई। ठीक है। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही। फिर उसको इतने लघु जीवों से घिरा देख उसकी स्वाभाविक चकित्र दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्ति ने कोठरी में निश्चित लेटी है। पिल्ले आंखें बंद रहने के कारण ची करते हुए सोना के उधर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच में लेट जाने भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत, बसंत या गोधूली को तो अपने बच्चों के पास फटकाने की नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर अक्षत भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। संभवतः वह सोना की स्नेह और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़ होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया और मानो इस वृद्धि के उपलक्ष्य में अनोत्सव मानने के लिए उस अधिक देर तक मैंने सिर से आर पार चेकड़ी भरती रही। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों को कारण प्रवास में कम रहती थी। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर अस्तित्व नहीं हो पाती। भक्तिन अनुरूप आदि तो साथ जाने वाले थे ही। पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। सोना की सहज चेतना में न मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था, न प्रत्यावर्तन का। उसी से उसकी निराश जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान
मेरे लिए साहस था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो गया। जुलाई में लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई, तब बिछड़े हुए पालतू जीवों को कोलाहल होने लगा। गोधूली मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत बसंत चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों में मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों? वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती। सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। आगे देखेंगे। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के साथ मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर कुछ खोजती सी वह प्राह कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरन को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसका खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति का बाहुल्य था। इसी आकांक्षा से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधा आरंभ कर दिया था। एक दिन न जाने किस स्तंभता की स्थिति में बंधन की सीमा फूल कर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। वह उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। ठीक है, अंतिम उछाल थी, अंतिम सांस थी, कहने मर गई। कहने का मतलब सब सुनहाले रेशम की गाठरी से शरीर में गंगा में प्रवाहित कर दिया। कहने में उनको गंगा जी में डाल दिया सोना को, हिरन को, और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन संकुलता में पली सोना के करुण का मतलब दुख कथा का अंत हुआ। सब सुनकर मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगा, पर संयोग से फिर हिरन पालना पड़ रहा है। महादेवी वर्मा ने लिखा। कितनी अच्छी कहानी है ये। महादेवी वर्मा बहुत अच्छी कहानी लिखी है। जाग तुझको दूर जाना, बहुत इनकी अच्छी कहानी। इसकी कहानी पढ़िए, बहुत अच्छा लगता है। मैं नीर भरी दुख की बदली, इनके बहुत बढ़िया कहानी है। कहने में इसको पढ़िए, बहुत बढ़िया कहानी। 9-10 की कहानी है, बहुत बढ़िया। आगे एक हरिवंश बच्चन का भी जन्मदिन भी बहुत बढ़िया। कहने में इनकी कहानी भी अच्छी है। हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान रचनाकारों में से एक महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में सुंदर रचनाएं की हैं। स्मृति की रेखाएं, अतीत, चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि इनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को प्रयागराज कहने में इलाहाबाद में इनका निधन हो गया। मरणोपरांत 1988 में पद्म विभूषण की उपाधि में सम्मानित किया गया। इसी के साथ हमारा पास समाप्त हुआ।